जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 46। आज के लेक्चर में हम एक केस स्टडी प्रीवियस लेक्चर की डिस्कस करने जा रहे हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस, और फिर उसके बाद नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। ये बेसिकली हमारा जो कल का कंसेप्ट था उससे रिलेटेड है। जो रिसोर्स और कॉम्पिटेंस का हमने कंसेप्ट स्टडी किया था उससे रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है वो भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर की वैल्यूएशन पता चले कि कल जो कुछ हमने पढ़ा है आपको कुछ समझ आया है कि नहीं, और एग्जाम की केस स्टडी में आप उस नॉलेज को अप्लाई करने के काबिल हैं कि नहीं। तो करें जी स्टार्ट। चलिए हाउ टू प्ले की जरूरत नहीं, बेनिफिट्स की भी जरूरत नहीं। 13 क्वेश्चन, थोड़ा से क्वेश्चन ज्यादा हैं, 3-4। तैयार हैं जी, करें स्टार्ट। चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। Why is it important to analyze resources and competence? एनालाइज करना क्यों जरूरी है? ताकि हम थ्रेशहोल्ड और यूनिक रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर सकें। यानी हमें पता चल जाए हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, क्या कंपिटेंस है, इनमें से कौन सी वाली थ्रेशहोल्ड है और कौन सी वाली यूनिक या कोर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन टू ये रहा जी। Which type of resource is classified as tangible? और ये कौन है? हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज स्टडी किए थे। ICAP की बुक के मुताबिक कितने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं? 4। कौन कौन से? टेंजिबल, इनटेंजिबल, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स। शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। What distinguishes unique resources from threshold resources? क्या ability to reduce cost? नहीं, ये तो एक एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट है। Their use of acquisition, ease of acquisition by competitors, ये भी नहीं। अगर कंपेटिटर आसानी के साथ उसको एक्वायर कर सकते हैं वो तो कभी यूनिक हो ही नहीं सकता। Their role in creating competitive advantage, यानी उसने जेनेरिक लैंग्वेज में बात कर दिया कि कंपेटिटिव एडवांटेज को जो अचीव करने में हेल्प होंगे वो हमारे यूनिक रिसोर्सेज है, और जो कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल करने में हेल्प नहीं करेंगे वो थ्रेशहोल्ड रिसोर्सेज है। आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। What is an example of unique resource? Financial capital, scarce raw material, common machinery या basic infrastructure? ये बाकी तीनों अमूमी तौर पे हर ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होते हैं। जो स्कैर्स रॉ मटेरियल है ये आपका यूनिक रिसोर्स होगा, क्योंकि स्कैर्सिटी है ना, लिमिटेड है, आपके पास सिर्फ अवेलेबल है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। फाइनेंशियल कैपिटल यूनिक रिसोर्स नहीं है। पैसे तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं,
ये कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं, एडवांटेज जरूर है, आपको ऑर्गेनाइजेशन चलने में, प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प जरूर करते हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज या जो यूनिक या जो जिसे कहना चाहिए कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल करने में ये रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 ये रहा जी। ओनरशिप ऑफ जी, व्हाट डिफाइंस कंपिटेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन? रिसोर्स नहीं, रिसोर्स तो एसेट्स हैं, कंपिटेंस क्या है? ओनरशिप ऑफ टेंजिबल एसेट्स या एक्टिविटीज यूजिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली। रिसोर्सेज अलग कंसेप्ट है, एसेट्स, उन एसेट्स को आप इफेक्टिवली किस तरीके से यूज करते हैं, ये है कंपिटेंस, करेक्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 ये रहा जी। According to Virio, what does value imply about a resource? वैल्यू, रिसोर्स में वैल्यू से क्या मुराद है? इट एड्स वैल्यू फॉर, इजी क्वेश्चन। करेक्ट, सब ने यही बताया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 ये रहा जी। क्वेश्चन 7 ABC company has a strategic location near a rare mineral deposit crucial for its production. रेयर मिनरल डिपॉजिट के करीब स्ट्रेटेजिक लोकेशन इनको मिल गई। हाउ वुड दिस रिसोर्स बी क्लासिफाइड इन वीडियो फ्रेमवर्क? क्या कैसे क्लासिफाई कर? इजीली मीटेबल है, इजीली अवेलेबल नहीं है, नॉट वैल्यूएबल एंड रेयर। शाबाश, ये करेक्ट कंसेप्ट है। वैल्यूएबल भी है और रेयर भी है। रेयर तो उसने खुद भी बता दिया था ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 ये रहा जी। क्वेश्चन है A company plans to invest in training to enhance workforce skills. This target which aspects of resources and competence? Human resource. Core competence में उस वक्त आता अगर ये देखिए, ट्रेनिंग की नेचर आपको नहीं पता ना, क्या ट्रेनिंग आपको बेसिक स्किल्स या बेसिक सर्विस प्रोवाइड करने की दी जा रही है या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल डेवलप करने की दी जा रही है, ये क्लियर नहीं है। इसलिए हम कोर कंपिटेंस की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि ह्यूमन रिसोर्स में तो कंफर्म क्लासिफिकेशन होती है इसकी। कोर कंपिटेंस में उस वक्त होगी अगर इसकी नेचर हमें पता होगी कि वो यूनिक नेचर की सर्विस प्रोवाइड या ट्रेनिंग दी जा रही है। ह्यूमन टेंजिबल है, लेकिन अलग से कैटेगरी है, तो उसे अलग से कैटेगरी में डालें कि टेंजिबल में डालें? वो खरीदे नहीं जाते। ये वैल्यू चेन एनालिसिस की केस स्टडी भी नहीं ना की भाई ने, असाइनमेंट की है, ये रफ बेवजह वाली असाइनमेंट की है इसीलिए, वरना उधर पता चल जाता कि इनबाउंड लॉजिस्टिक जब एम्प्लॉइज को हायर किया जाता है वो इनबाउंड लॉजिस्टिक में आते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं? किस में आते हैं? कि वो कंपनी के अंदर नहीं आते, वो इनबाउंड में नहीं, क्योंकि उसकी अलग से कैटेगरी है। जब अलग से कैटेगरी हो तो उधर क्लासिफाई करेंगे।
पता है क्या कहा इसने? क्या पाप किया पता है? कुछ नहीं पता। यस सर, ऐसे ही करिए। चले, वो कह रहा है एम्प्लॉइज को टेंजिबल रिसोर्सेज में क्लासिफाई करना है, वो ये कह रहा है। क्यों गलत कह रहा है? क्यों गलत कह रहा है? हाँ, ह्यूमन रिसोर्स का अलग से कैटेगरी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 9। A firm relies heavily on its brand reputation to attract and retain customer. ये यूनिक रिसोर्स है, थ्रेशोल्ड रिसोर्स नहीं है। ब्रांड रेपुटेशन ये अमूमी तौर पे यूनिक रिसोर्स होते हैं। इनटेंजिबल में आता है ना, नॉर्मली टेंजिबल रिसोर्सेज थ्रेशोल्ड होते हैं, इनटेंजिबल नॉर्मली यूनिक रिसोर्सेज होते हैं। नहीं बताया नहीं था ये मैंने? तो ये कौन है ये? चले कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 10। ये रहा जी क्वेश्चन 10 आपके सामने। डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट है ये वीडियो फ्रेमवर्क के क्राइटेरिया में नहीं आता। अच्छा, थ्रेशोल्ड होगा। प्रोप्राइटरी प्रोसेस किसे बोलते हैं? प्रोप्राइटरी, हाँ, जो उन्होंने खुद से एस्टैब्लिश किया, बनाया हो सिर्फ अपने लिए। कोर कॉम्पिटेंस। क्वेश्चन 11 ये रहा जी। The company is evaluating its assets to determine which ones provide competitive advantage. According to Video framework, what characteristics they look for? Commonality, कॉमन तो नहीं होना चाहिए, कॉस्ट एफिशिएंसी भी नहीं है, इमिटेबिलिटी और रेयरिटी। आपको लग रहा होगा दोनों है। इमिटेबिलिटी है। इमिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इमिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो इमिटेट हो सके, जो इमिटेट ना हो सके। इमिटेबिलिटी का मतलब क्या है? जो इमिटेट कॉपी हो सके या जो ना हो सके। हो सके सर। तो हेडिंग में इमिटेबिलिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स में है कि वो इमिटेबल नहीं होना चाहिए। नहीं समझे? हेडिंग में नॉट है। जो देखिए, जो कॉपी हो गया वो काहे का यूनिक रिसोर्स रहा या कोर कंपिटेंस रही? जो कॉपी, समझ रहे हैं? तो इमिटेबल हेडिंग जरूर है लेकिन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉन इमिटेबल होना। नहीं समझे? ये इमिटेबिलिटी वाला गलत है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन 12। इमिटेबिलिटी घर जाके पढ़ा नहीं है, सोचा नहीं? कोई बात नहीं, ये सही कर लेना।
A firm's intellectual property portfolio is crucial for its market position. In terms of resources, how would this portfolio be classified? Intangible. चलो ये ठीक है, सबका ठीक हो गया। लास्ट पोर्टफोलियो ये नहीं होता। क्या क्या कंसेप्ट बना के बैठा है। चलिए जी, only license to operate in lucrative geographical region. चलिए, टॉपर्स की अनाउंसमेंट का टाइम आ गया। जिशान नीचे चले गए, जिशान भाई गायब हो गया। चले, फर्स्ट पोजीशन शाबाश, सेकंड पोजीशन शाबाश, थर्ड पोजीशन किन की है दीजिए शाबाश, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन गुड, सिक्स्थ पोजीशन, ऑनलाइन वालों के लेक्चर पेंडिंग है अभी, सेवंथ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन किधर है, सिक्स पोजीशन हो गया ना, सेवंथ ऑनलाइन वाला भाई ऑनलाइन में पूछे, एट्थ शाबाश, सेवन मैं भाई सोया हुआ था, ठीक है, एट्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन, नाइन्थ किसकी है और एट्थ किसकी है, एट्थ पोजीशन, टेंथ पोजीशन शाबाश, चलिए अब चैप्टर 8 की केस स्टडी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, एग्जाम में जैसे ही कोई बड़ा सा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले क्या करना है, हमने रिक्वायरमेंट पढ़ के अंदाजा लगाना है किस टॉपिक का क्वेश्चन है। मुझे बताइए इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से पढ़ के किस टॉपिक का क्वेश्चन है, क्या रिक्वायरमेंट से पता चल रहा है? ए में कह रहा है परफॉर्म पोर्टर्स प्राइमरी वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस से पता चल गया टॉपिक कौन सा है, और प्राइमरी से पता चल गया हमने सेकेंडरी की तरफ नहीं जाना, प्राइमरी तक ही रहना है। एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स, योर एनालिसिस शुड इंक्लूड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ वैल्यू चेन एंड एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म्ड अंडर दैट एलिमेंट। ये 10 नंबर का क्वेश्चन मैं एक स्टेटमेंट बोलने लगा हूं, आपने से ट्रू और फॉल्स करना है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन में से 5 नंबर रटे वाला है, 5 नंबर केस स्टडी का। कैसे? हाँ जी, कह रहा है योर एनालिसिस शुड इंक्लूड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एलिमेंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एलिमेंट, इसको अंडरलाइन करें। इसमें क्या कह रहा है कि जो 5 एलिमेंट्स हैं हर एक की एक्सप्लेनेशन भी दी जाए। प्राइमरी वैल्यू चेन में कितने एलिमेंट है भैया? प्राइमरी में 5 एलिमेंट्स हैं और सेकेंडरी में 4 है। तो कह रहा है मुझे एक्सप्लेनेशन भी बताओ। ये आप एक्सप्लेनेशन बता देंगे कि नहीं? वो तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं, तो बताइए आउटबाउंड लॉजिस्टिक की एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन पढ़ ले पहले, शाबाश, यही उम्मीद थी, ये भाई बताएगा। आउटबाउंड, इट इन्वॉल्व्स स्टोरिंग ऑफ फिनिश गुड्स। स्टोरिंग ऑफ फिनिश गुड आउटबाउंड में आता है कि ऑपरेशंस में आता है? आउटबाउंड में आता है, शाबाश। और कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर को सेल करते हैं, हाँ, कस्टमर डिलीवरी टू कस्टमर, ये भी तरह। और सप्लायर रिलेशनशिप किधर आता है? इनबाउंड लॉजिस्टिक में। चलिए, तो और फिर एक्टिविटीज बतानी है हमने जो परफॉर्म हो रही है, ठीक है। बी में क्या कह रहा है?
Recommend a value addition activity that would reduce customer complaints of faulty products. एक कह रहा है वैल्यू एडिशन बताइए that would reduce customer complaints of जो faulty, तो इसका मतलब ऑपरेशन में कोई ना कोई गड़बड़ होगी। मैन्युफैक्चर यही होता है ना, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट होना ऑपरेशन में ही होता है ना। तो प्रोडक्ट फॉल्टी है तो ऑपरेशन में गड़बड़ होगी। हाँ, रॉ मटेरियल में भी हो सकती है लेकिन ऑपरेशन में भी हो सकती है। एग्रीड? अगर रॉ मटेरियल, हाँ, और डिस्पैच में भी हो सकती है। हो सकता है डिस्पैच करते हुए लोडिंग अनलोडिंग में प्रॉब्लम हो। तो इसका मतलब है ये फॉल्टी प्रोडक्ट तो कहीं पे भी हो सकती है लेकिन ज्यादा चांसेस का ऑपरेशन में है। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ज्यादा चांस इसका किस में है? ऑपरेशंस में। तो मैं तो सोच रहा हूं कि इसको अगर ऑपरेशन में आ गए ना तो मैं इसे रिकमेंड कर दूंगा लेबर की ट्रेनिंग करें, ऐसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, या ओवरऑलिंग करवाएं इक्विपमेंट की, या न्यू इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट करें इन इक्विपमेंट। ये ही ऑपरेशन से रिलेटेड आएंगे ना वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। लेकिन अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो अगर ये रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करिए तो, लेकिन अगर ये सर्विस सेक्टर हुआ तो उसमें तो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, उसमें तो कोई प्रोसेस नहीं होगा। अगर ये रिटेल हुआ उसमें भी कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन देखते हैं, आगे चलते हैं। 12 पता चल गया हमें। 3 काम हमने करने हैं। नंबर 1 प्राइमरी एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करना है। नंबर 2 क्लासिफाई करना है इधर से कौन कौन सी एक्टिविटी जो है, यानी हमने डिफाइन करना है। उसके बाद एग्जांपल्स वो वाली नहीं देनी जो याद की है हमने एक्टिविटीज की, बल्कि कौन सी वाली एग्जांपल देनी है जो कि यहां पे लिखी हुई है। और तीसरे नंबर पे कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं, उनकी कंप्लेन को रिड्यूस करने के लिए कोई हमने वैल्यू एडेड एक्टिविटी बतानी है, सेशन देनी है कोई। स्टार्ट। रऊफ बेबाजार इज द, बाजवा नहीं है, बाजवा में जे पहले आता है। रऊफ, इसीलिए उसने ये टेंशन नहीं छोड़ी, उसने कहा रऊफ। रऊफ इज द ओनर ऑफ ए चेन ऑफ कंप्यूटर स्टोर्स नेम्ड कॉम्प्लस। चेन ऑफ कंप्यूटर स्टोर्स, कंप्यूटर स्टोर की चेन है। ये आप समझते एक छोटी सी दुकान होगी उसकी? नहीं, नेम्ड कॉम्प्लस दैट सेल्स कंप्यूटर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज थ्रू आउट द सिटी। कौन सी वाली एक्टिविटी हुई? कौन सी वाली एक्टिविटी? इनबाउंड ऑपरेशंस, आउटबाउंड कौन सी? अभी कहाँ डिस्पैच कर रहा है? अभी तो सिर्फ आपको बता रहा है किस तरीके से। अभी ये कह रहा है कि मैं पूरे शहर में सेल करता हूं, किस तरीके से सेल करता है ये बताया उसने। किस तरीके से सेल करता है ये नहीं बताया। तो यही तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक है, यही तो आउटबाउंड। हमारे कस्टमर में कनाडा के क्लाइंट्स भी शामिल हैं, क्या ये आउटबाउंड लॉजिस्टिक है? नहीं है। हम अमेज़न के जरिए उन तक गुड्स डिलीवर करते हैं, ये है आउटबाउंड लॉजिस्टिक। तो ये अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है, अभी आउटबाउंड लॉजिस्टिक नहीं है। Care of sources all its products from a large wholesale supplier situated in सदर कराची। वो एक ही सप्लायर से सामान लेते, ये भी वही इंफॉर्मेशन जो ऊपर उसने बेची है, बताई है। प्रोक्योरमेंट में ये रऊफ सोर्सेज ऑल इट्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम, हाँ ये प्रोक्योरमेंट में शायद आ सकता है, ये रऊफ सोर्सेज ऑल इट्स द सप्लायर है, लेकिन प्रोक्योरमेंट लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना? प्राइमरी पूछा है, पूरा नहीं पूछा है, सेकेंडरी का नहीं है। सप्लायर हैज एन आउटलेट एंड ऑनलाइन स्टोर वेयर पीपल कैन सेलेक्ट एंड ऑर्डर द प्रोडक्ट्स। ये अब सिस्टम बता रहा है तरीकाकार बाइंग का क्या है। Supplier has an outlet and online stores where people can select and order the products at the start of every week. Rauf visits the supplier's online stores, selects and orders inventory for the rest of the week. Inventory management है कैसे? इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे है? नहीं, ये प्रोक्योरमेंट नहीं लग रहा मुझे, तो लग रहा है प्रोक्योरमेंट है कि वो जाता है
अच्छा वेबसाइट पे जा रहा है। At the start of the Rauf visit the supplier's online store, select and order inventory for the rest of the week. मुझे ये प्रिक्योरमेंट लग रहा है। कितने स्टूडेंट का हाल है ये प्रिक्योरमेंट है, कितनों का हाल है इनबाउंड है? अभी इनबाउंड मुझे नहीं लगा। आगे चलते हैं। Upon receiving the payment for products and delivery charges, supplier sends them directly to each complex store according to the requirements received from Rauf. ये इनबाउंड है कि कैसे आ रहा है, ये इनबाउंड है। क्लियर? एक तो हो गई एक्टिविटी इनबाउंड वाली, क्लियर? अच्छा, क्या ये जरूरी है कि आगे सारी एक्टिविटीज तरतीब से आए कि हो सकता है पहले किसी और एक्टिविटी? हाँ ठीक। ऑल कॉम्प्लेक्स स्टोर्स फॉलो ए स्टैंडर्डाइज्ड लेआउट, यानी उनका स्टैंडर्डाइज्ड लेआउट है, यानी जैसे हर स्टोर में जैसे उन्हें रोज कॉलम्स किस तरीके से बने होंगे, काउंटर किस जगह पे होगा, दाएं तरफ होगा, बाएं तरफ होगा, ये सारा उन्होंने लेआउट स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। इसमें असल में आसानी ये होती है कि जब आप एक एम्प्लॉय को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट करते हैं, उसे महसूस ही नहीं होता कि वो नई जगह पे है, उसकी परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ऑल कॉम्प्लेक्स स्टोर्स फॉलो ए स्टैंडर्डाइज्ड लेआउट, बताइए ये इफेक्ट करता है क्या वैल्यू चेन एनालिसिस को? इनबाउंड है। ऑपरेशन को कैसे करता है? ऑपरेशन में तो रॉ मटेरियल जो है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट होती है। वो ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है ना, ये ऑनलाइन स्टोर है। हाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या इससे कस्टमर को गुड्स अवेलेबल करने में कोई आसानी होती है? यस सर, होती है, बनाने में मतलब कुछ करने में प्राइस। चले इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, मैं अभी इसके ऊपर ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं आगे पूरा पहले इसको पढ़ लूँ, फिर उसके बाद अगर कोई रह गई एक्टिविटी फिर इसको रिकंसिडर कर लेंगे। फिलहाल मुझे ये क्लियर नहीं है कि इससे ये ऑपरेशंस में वैल्यू एडिशन हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट के से ताल्लुक नहीं है, इसका कस्टमर के सर्विस से ताल्लुक तो शायद हो सकता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, प्रोडक्ट्स को अवेलेबल फॉर सेल करने से ताल्लुक। When the products reach the store, the staff places a price tag, stacks and organizes the products in a standardized fashion. हाँ ये ठीक, जब प्रोडक्ट्स आ गई उन्होंने को प्राइस टैग लगाया और ऑर्गेनाइज कर दिया, तरतीब से लगा दिया, ये ऑपरेशन है। लेकिन इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं रही। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, चेन ऑफ कंप्यूटर स्टोर्स है, जैसा लाया वैसा बेच दिया लैपटॉप। ओके तो फिर यही ऑपरेशन में आएगा, फिर इसी को तो पैकेजिंग को ही तो हम अवेलेबल फॉर सेल कर रहे हैं पैकेजिंग के जरिए से। नेक्स्ट, तो ये हमारे हो गए दो, एक हो गया पॉइंट इनबाउंड लॉजिस्टिक वाला, एक हो गया ऑपरेशंस वाला। ये एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है, एक्सप्लेनेशन इस एक्टिविटी की रिक्वायर्ड नहीं है, गिवन एक्टिविटी की। वो जो क्लासिफिकेशन है ना, इनबाउंड, ऑपरेशंस, आउटबाउंड, उसकी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। अब उसकी एग्जाम्पल के तौर पे हम यहां से उठा रहे हैं आइटम एक्टिविटीज को, इन एक्टिविटीज की एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ये सिर्फ पिक एंड ड्रॉप की गेम है। क्या आपने इसकी एक्टिविटीज को पिक करना है और रेलिवेंट कैटेगरी में ड्रॉप करना है। कुछ समझ आ रही है? इनकी एक्सप्लेनेशन देनी है इन एक्टिविटीज की नहीं, वो जो हेडिंग है ना पोर्टर वैल्यू चेन एनालिसिस, उनकी एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन को एक दफा फिर पढ़ लें भाई, खतरा बढ़ा दिया भाई ने, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फिर पढ़ लें। हर एलिमेंट की एक्सप्लेनेशन देनी है, एलिमेंट के अंदर जो एक्टिविटीज आ रही होंगी इनकी नहीं। फिर आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसेस मेक इट इजी टू ट्रांसफर ए वेल ट्रेन्ड स्टाफ मेंबर फ्रॉम वन स्टोर टू द अदर। दिस आल्सो मेक इट इजी फॉर ए कस्टमर टू वॉक इनटू एनी complex store and locate the desired product where they will always find a well-trained staff ready to help. आउटबाउंड तो हम कस्टमर को भिजवाते हैं, कस्टमर को किस तरीके से चीज प्रोवाइड करते हैं, आउटबाउंड का मतलब ये होता है। तो ये तो हम कस्टमर को जब उसके घर में डिस्पैच करेंगे वो होगा आउटबाउंड लॉजिस्टिक, वही होगा ना।
लेकिन अगर डिस्पैच कर ही नहीं रहे तो, अगर कस्टमर खुद आके हमारी दुकान से ले जाता है सामान, तो इसका मतलब कि आउटबाउंड लॉजिस्टिक होगा ही नहीं, कि उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। जब मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं तो इसका मतलब क्या है कि ऑपरेशन एक्टिविटी होगी ही नहीं, कि उसकी नेचर चेंज हो जाएगी, नेचर चेंज हो जाएगी। तो कस्टमर आउटबाउंड का मतलब होता है हम कस्टमर को कैसे डिलीवर करते हैं। अब कस्टमर को डिलीवर खुद आ जाता है, हम उसको ये हाथों हाथ दे देते हैं, तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक हो गया ही नहीं, या है लेकिन नेचर चेंज है, तो ये आउटबाउंड लॉजिस्टिक में आएगा कि नहीं। अच्छा, इसके दो हिस्से हैं। एक उसने कहा स्टैंडर्डाइज का फायदा ये होता है हमारे वर्कर को आसानी हो जाती है, दूसरा कस्टमर को हो जाती है। कस्टमर वाला तो आ गया आउटबाउंड लॉजिस्टिक पे, एम्प्लॉइज वाला किधर जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रेनिंग, हायरिंग, फायरिंग, HR, सेकेंडरी। इसीलिए क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। समझ रहे हैं? 3 एक्टिविटीज हो गई, इनबाउंड हो गई, ऑपरेशंस हो गई, आउटबाउंड हो गई। लेकिन आप तो कह रहे थे तरतीब से आना जरूरी नहीं है, ये तो तरतीब से आ रही है। हाँ, आ सकती हैं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। फिर आगे चलें, बाकी 2 रह गई, कौन कौन से? हुई तो लिख देंगे, नहीं हुई तो ना सही। हो सकता है कि एक एक्टिविटी की 2 एग्जांपल आगे दे दे, पहले की 2 दे दे एक्टिविटीज, तो 5वें की दे ही ना। तो जैसे क्वेश्चन चलता जाएगा हम करते जाएंगे काम। Complus has a strong marketing team that frequently runs social media campaigns, SMS messages, and TV advertisements to inform customer about product and discounts. Marketing and sales है ये सारा कुछ, पक्का? आफ्टर सेल सर्विस तो नहीं है, क्योंकि ये सेल करने से पहले काम हो रहे हैं, बाद में थोड़ा ही हो रहे हैं। वही काम सेल से पहले करें तो मार्केटिंग, और वही सेल्स के बाद करें तो सेल सर्विस। वही तो है, लाजमी नहीं है, नेचर चेंज हो जाती है। लेकिन बहरहाल जो हमारे पास की पॉइंट है वो ये कि क्या हम ये एक्टिविटी सेल से पहले करने के बाद में कर रहे हैं। पहले कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये मार्केटिंग एंड सेल्स में, और बाद में कर रहे हैं तो ये मार्केटिंग एंड सेल्स में है। Complus also has an after sale customer helpline that assists customers with common queries and collects their feedback. जी बताइए, एज इट इज इस सेंटेंस को उठा के लिख देना है, कुछ भी नहीं चेंज करना। क्या करना है? आप समझते हैं ये वैल्यू चेन एनालिसिस की केस स्टडी मुश्किल होती होगी, है ना? ये समझ लेना, याद हो, एग्जांपल्स याद हो, कंसेप्ट हो। क्या सर, क्या मैनेजेरियल के पोर्शन में रट्टा लगाना होता है? करा नहीं करा, और भाई पहली रिक्वायरमेंट दोनों है, याद भी करना है। हाँ याद भी करना है, शाबाश। यहाँ पे देख, पूछा आधा सवाल उसने देख ले, रट्टे वाला नहीं पूछ लिया है, रट्टा जरूरी है। हाँ, वो जब मैंने हमारे जमाने में होता था मॉड्यूलर सिस्टम, तो उस वक्त होता था जब हमारी जो समझ ले, उससे पहले भी एक होता था ट्रेनिंग वाला, तो जो मॉड्यूल है यानी पहले स्टेज होती है ना, कि उसमें मेरा एक दोस्त था, तो उसका एक मुहावरा जो था, वो 2 चीज़ें मुझे उसकी आज तक याद है। उस दोस्त का नाम भूल गया मुझे। अब नाम भूल गए दोस्त? हाँ, दोस्त का नाम भूल गया मैं। इसको तू बंद कर दे। जो मर्जी कर ले, तू चाहत फतेह अली के मुकाम को नहीं पहुंच सकता। जो मर्जी, तुझे सीए करना ही पड़ेगा। हाँ, तो मैं उससे मैं कहना कि यार मैं अक्सर पेपर देने जाता हूँ तो परेशानी सी होती है मुझे कि पता नहीं मैं चीजें सारी साथ लेके जा रहा हूँ कि नहीं। कहता है बहुत आसान हल किया। कहता है एक साइड में पेन था, इधर रोल नंबर स्लिप। कहता है ये देखो हथियार, ये इसका लाइसेंस। जंग में यही 2 चीजें रिक्वायर्ड है। उसके बाद मेरी जिंदगी आसान हो गई है, बाकी सारी चीजें एडिशनल। तो एक दूसरा कैलकुलेटर कोई ना कोई बेवकूफ हमारे लिए लेके आया होता है। अच्छा, तो दूसरा क्या उसका डायलॉग था
वो बोला करता था, ये भाई के रट्टे से बात आई, कहता था रट्टाफिकेशन इज बेस्टिफिकेशन फ्रॉम ऑलफिकेशन। रट्टाफिकेशन, तो क्या हमें मैनेजेरियल के पोर्शन में रट्टा लगाना है? बिल्कुल रट्टा लगाना है, लेकिन उसका सीए नहीं हो सका था। वरना जी मुहावरे नहीं बनाने, अमल करना है। चलिए आगे चलते हैं, यार बिल्कुल आगे चलते। किधर थे हम भाई, किधर थे हम? गुम हो गए हम, किधर थे? लेटली इधर उधर निकल जाते हैं आप। लेटली देयर हैव बीन माउंटिंग कस्टमर कंप्लेंट्स ऑफ फॉल्टी प्रोडक्ट्स अपॉन फर्स्ट यूज एंड रऊफ इज लुकिंग फॉर वेज टू सॉल्व। अच्छा, फर्स्ट यूज में कह रहा है, अगर वो कहता ना कि कोई आफ्टर सर्टेन टाइम, तो हम कहते हैं कि शायद ये कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है जो कुछ अरसे के बाद आता है, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है? फर्स्ट यूज। तो इसका मतलब है कहीं इसकी चेकिंग नहीं हो रही, ऐसा ही है। रिकमेंड वैल्यू, बाकी एक्टिविटीज हमने काम कर लिया, अब वैल्यू एडिशन एक्टिविटी हमने रिकमेंड करनी है, दैट वुड रिड्यूस कस्टमर कंप्लेंट्स ऑफ फॉल्टी प्रोडक्ट्स। एक मिनट, दो चीजें मुझे बताइए, इनबाउंड लॉजिस्टिक में मेरे जहन में दो एक्टिविटीज आ रही हैं। ऑपरेशन वाली तो निकल गई क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है। एक इनबाउंड लॉजिस्टिक में जब सामान आ रहा, क्योंकि ये फॉल्ट या तो जब हमने खरीदा था उसी वक्त होगा, या जब हमारे पास आ गए और जब हम डिस्पैच करने लगे तब खराब हुए। तो दो कंट्रोल्स मेरे पास, जो दो एक्टिविटीज मेरे पास आ रही है वैल्यूएशन। नंबर वन, जब ये सामान लेके आ रहा हो तो प्राइस टैग जहां पे कर रहे हैं ना, वहां पे इसको चेक भी करें कि ये ठीक है कि नहीं, भी ठीक है। दूसरा मेरे जहन में वैल्यूएशन एक्टिविटी ये आ रही है कि जब ये डिस्पैच करने लगे तो उस वक्त चेक कर ले। वैसे तो दोनों ही रिकमेंड की जा सकती हैं, ज्यादा बेहतर क्या है आपके ख्याल में? अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती ना, तो मैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक में कहता कि यहाँ पे यानी कस्टमर को डिस्पैच करने से पहले इसको चेक कर लो, अगर मैन्युफैक्चरिंग होती, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो सकता था, लेकिन इसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है कोई, और ब्रेकेज भी कोई नहीं क्योंकि वेल ऑर्गेनाइज्ड है। हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें प्रॉब्लम किस वजह से आ रही होगी? सप्लायर ऑपरेशन कौन से हो रहे हैं, ऑपरेशन के दौरान में चेक करना चाहिए इसको। इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन में आएगा कि इनबाउंड लॉजिस्टिक में आएगा? ऑपरेशन से पहले, यानी पैकिंग वगैरह करने से पहले, जब वो रिसीव कर रहा है उसी वक्त कर लेना चाहिए ना। जब वो चीजें आ रही हैं गोदाम में इसके, उसी वक्त चेक कर ले। वो एक दफा अप्रूवल हो गई, उसके बाद जो वो उसने कहा था ना, मैं पैकिंग कर रहा हूं, मैं प्राइस टैग लगा रहा हूं, ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, वो ऑपरेशन में था। वो तो उसके बाद जब रिसीविंग आप दे देते हैं, उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हो जाता है कि आपने जब वसूल कर लेते हैं, ऑपरेशन एक्टिविटी तो उसके बाद शुरू होती हैं। आपको तो वसूल करते हुए या जो वसूली की रसीद देने से पहले चेक करना चाहिए कि ये ठीक है कि नहीं। मैं मानते हैं कि नहीं? तो यहां पे पहली चीज पहले तो मुझे बताइए, वैल्यू एडिशन एक्टिविटी बताइए, क्या इंस्पेक्शन ही होगी? दूसरा मसला, किस कैटेगरी में जाएगी? उसने दोनों चीजें पूछी है, रिकमेंड एक्टिविटी और साथ में कहा है पोजीशन भी बताओ। एक्टिविटी रिकमेंड कर ली, फॉल्टी प्रोडक्ट है, इसकी इंस्पेक्शन चेकिंग करें। कहां पे? इनबाउंड में, रिसीव करते हुए, फाइनल रिसीविंग देने से पहले, वहां तक। ये भी तो हो सकता है जहाँ पे वो रख रहे हैं वहाँ मॉइस्चर हो। हाँ, ये भी हो सकता है जहां पे रख रहे हो वहां पे एनवायरनमेंट कुछ इस तरह का हो, हीट की वजह से या मॉइस्चर की वजह से, या उन्होंने कुछ इस तरह का सिस्टम वहां पे ऐसा हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम। लेकिन आपने नोट नहीं किया, उसने इस ऑप्शन को रूल आउट कैसे किया भला? उसने कहा सिस्टम बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, स्टैकिंग सिस्टम बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, उसने कहा। तो इससे वो नहीं हो सकता है, लेकिन अब आपने जज करना है ना। मैंने इसलिए आपको ये मैं इनबाउंड और आउटबाउंड का आर्गुमेंट करवाया, किस लिए करवाया? इसीलिए कि हो सकता है कि हमसे टूटा हो सकता है कि सप्लायर से आया हो, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि सिस्टम ऑर्गेनाइज है, तो वो आके वो हमने देख लिया होगा। सिस्टम ऑर्गेनाइज है, हमारे
इसका वेयर हाउस का, हमारे कॉम्प्लेक्स स्टोर्स का सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है। वो सप्लायर से इधर आने का सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं, वो हमारा है ही नहीं। हम जब हमने ऑनलाइन ऑर्डर दिया और वो सप्लायर ने हमें चीजें भेजी, वो चैनल हमारा है ही नहीं। सप्लाई चेन पे हमारा कोई कंट्रोल, वो तो कस्टमर सप्लायर हमें भेज रहा है। सर जी अगर हमारा सिस्टम ओके है और सप्लायर हमें चीजें बेचता है तो हम देखेंगे ना कि ये चीज खराब है जैसे, यही तो मैं कह रहा हूँ, हमें देखना चाहिए, अभी नहीं देख रहे ना। तो उसके बाद हम सेट करेंगे कस्टमर। हाँ जी, पहले देख लेंगे सही है कि नहीं, फिर उसके बाद वसूल कर लेंगे। फिर कस्टमर को सेंड करते हुए दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। आपने एक दफा क्वालिटी इंस्पेक्ट कर ली, काफी है। जी जी, इस तरह से तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स अगर होता तो फिर हाँ वो अल्फाज चेंज कर सकते हैं। देखिए जो बुक में केस स्टडी का सोल्यूशन है ना, उसमें अल्फाज शायद डिफरेंट है, अल्फाज चेंज हो सकते हैं। कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं आपको, कि हम काम क्या कर रहे हैं, किस पॉइंट पे एक्टिविटी ऐड कर रहे हैं, ये समझ आया कि नहीं, किस पॉइंट पे कर रहे हैं। इन मतलब प्रैक्टिकली एक्टिविटीज हो रही हैं वहां पे, किस पॉइंट पे चीजें जब वसूल हो रही हैं तब इंस्पेक्ट करेंगे, चेक करके फिर गोदाम में लेके जाना है चीजों को, वरना नहीं लेके जाना, वरना वापस कर देना है ये चीज। ये केस स्टडी रह गई थी, हो गई। वैल्यू चेन एनालिसिस की केस स्टडी हो गई। और कोई केस स्टडी अगर दीजिए कर लेंगे आप। अब चलते हैं हम लेक्चर के तीसरे हिस्से की तरफ, स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी। इसके साथ लिख लें ये कंपिटेंस का करीब तरीन कंसेप्ट है। ये कंपिटेंस ही समझे, इसको समझे, कंपिटेंस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस, क्योंकि पहले उसने आपने नोट किया होगा कंपिटेंस में उसने हल्का सा डिस्कस करके निकल गया। रिसोर्सेज की तो उसने टाइप बताई थी, कंपिटेंस की टाइप बताई थी कोई नहीं बताई थी, कंपिटेंस की टाइप बताई थी कोई नहीं, रिसोर्सेज की बता गया। अब उससे जब कंप्लीट हो गया बाद में याद आया, ओहो मैं तो कंपिटेंस की टाइप बताना भूल गया। उसने कहा कोई बात नहीं, एक और कंसेप्ट ऐड कर देते हैं, ये मैनेजमेंट है, ये क्या, इसमें जितने मर्जी कंसेप्ट ऐड करते जाए। अगला कंसेप्ट है हमारा स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। कौन सी कैपेबिलिटी? हाँ, ये कंपिटेंस कैपेबिलिटी, आपने कभी ये दोनों इकट्ठे मिलते जुलते अल्फाज फ्रेज सुना है कभी, कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटी? हाँ सिनोनिमस, शाबाश 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 शाबाश, मिलते जुलते हैं। अभी देखते हैं, कहता है स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी क्या है? इज द एबिलिटी टू अचीव कंपैरेटिव एडवांटेज थ्रू रिसोर्सेज एंड कंपिटेंस। रिसोर्सेज एंड कंपिटेंस के जरिए से कंपैरेटिव एडवांटेज अचीव करने का नाम स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी है। हमने कहा ठीक है, कुछ समझ आई हमें, कुछ नहीं आई। रिसोर्सेज और कंपिटेंस के जरिए से कंपैरेटिव एडवांटेज अचीव होता है। इधर रिसोर्सेज थे, ये कंपिटेंस था, ये रिसोर्सेज है, ये कंपिटेंस है। अब इन दोनों को मिलाया जा रहा है। पिछले कंसेप्ट में आपने क्या पढ़ा? रिसोर्सेज और कंपिटेंस अलग अलग, अभी क्या कर रहा है? मिला रहा है। लेकिन ये ज्यादा जो इसका कंसेप्ट है ना स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी का, वो कंपिटेंस से रिलेट कर रहा है। यानी जब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये कंपिटेंस का ही एक दूसरा नाम है, कंपिटेंस का ब्रॉडर वर्जन है, कंपिटेंस का ब्रॉडर वर्जन। कह रहा है स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी इज नॉट जस्ट अबाउट रिसोर्सेज एंड कंपिटेंस ऑफ कंपनी currently has, but also how they are organized and utilized to achieve strategic objective। कि ये मतलब नहीं कि स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी क्या है, ये नहीं कि सिर्फ हमारे पास ये कंपिटेंस है, ये रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज ये कंपिटेंस, ये नहीं, बल्कि इन रिसोर्सेज और कंपिटेंस को इकट्ठा करके कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज में, ये स्किल होने का नाम है कंपैरेटिव, ये स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी। ठीक है, कंपिटेंस भी असल में एक स्किल थी, स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी भी स्किल है। कह रहा है एडिशनल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी। इसको यूं समझिए जैसे आपको बता रहा है टाइप्स ऑफ कंपिटेंस, क्योंकि स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी देखिए कोई रिसोर्स नहीं है। आप ये कह के हमारा कोई टेंजिबल रिसोर्स है, टेंजिबल एसेट कोई नहीं है, ना इंटेंजिबल, ये ना टेंजिबल एसेट है ना इंटेंजिबल। ठीक है, स्ट्रेटजिक, ठीक है। एडिशनल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी।
स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी कैसे अचीव होगी, कैसे आती है, या स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी की टाइप्स क्या है? कह रहा है डायनामिक कैपेबिलिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉर्पोरेट नॉलेज, 3 चीजें। ये 3 चीजें अगर आपके पास हैं तो स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी है। स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी है तो इसका मतलब है आप अपने रिसोर्सेज को और कॉम्पिटेंस को मिला के कंपैरेटिव एडवांटेज अचीव कर सकते हैं। कंसेप्ट क्या कह रहा है? रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंस, इनको किस तरीके से मिलाना है, मिला के किस तरीके से यूज करना है, स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी। ठीक है, लेकिन स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी चूंकि एक तरह से कोई रिसोर्स नहीं है, कोई टेंजिबल नहीं है, एसेट इनटेंजिबल है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कंपिटेंस से थोड़ा मिलता जुलता है, क्योंकि कंपिटेंस भी एक तरह से आपके की इंटेंजिबल चीज ही थी और स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी भी इंटेंजिबल चीज। रिसोर्सेज की 4 टाइप्स कौन सी थी? टेंजिबल, इनटेंजिबल, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल। टेंजिबल, इनटेंजिबल, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल। कंपिटेंस की टाइप ये समझ लीजिए कि जैसे कंपिटेंस की प्रॉक्सी है, उसकी टाइप बताने लगा है। डायनामिक कैपेबिलिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉर्पोरेट नॉलेज, ये अगर चीजें हैं ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या आपके पास, तो इसका मतलब ये है कि आप रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे, आप कंपिटेंट भी हैं और आप कैपेबल भी हैं। रिसोर्सेज का, हमारे हॉस्टल में एसी, कॉलेज के करीब हॉस्टल है, एसी भी लगा हुआ उसमें, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, ये रिसोर्सेज है। कंपिटेंस क्या है? हमारी जहानत, हमारी मेहनत, हम मेहनत भी करते रहे मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में, हमारा आईक्यू लेवल भी हाई है, ये क्या है? एसी, रिसोर्स, इंटेलिजेंस, लेकिन हम सारा दिन सोए रहते हैं। रिसोर्सेज भी है, कॉन्फिडेंस भी है, कैपेबिलिटी कोई नहीं, भाई किसी काबिल नहीं है। ठीक है, ठीक है। स्टडी कैपेबिलिटी क्या है? रिसोर्सेज और कॉन्फिडेंस को मिला के इस्तेमाल करने का नाम। 3 चीजें, डायनामिक कैपेबिलिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉर्पोरेट नॉलेज, ये होनी चाहिए। अच्छी चीजें हैं, जाहिर है इसीलिए उसने एग्जांपल दी है स्टडी कैपेबिलिटी में। डायनामिक कैपेबिलिटी क्या है? इन शॉर्ट सुन लें, जो उसने लिखा हुआ वो तो पढ़ते रहेंगे। डायनामिक कैपेबिलिटी क्या है? कहता है ये एबिलिटी, देखिए कुछ जो एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, आपका ख्याल सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए पैसा होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, उसके लिए इवन इंटेलिजेंट होना भी जरूरी नहीं है, एटीट्यूड होना जरूरी है एंटरप्रेन्योरशिप का। आप समझते हैं बहुत एंटरप्रेन्योर जो बड़े बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे होते हैं जो उन्होंने मंथली 1.5-2 लाख, उनसे ज्यादा अक्लमंद तो ही ना होते होंगे सर। तो क्या चीज होती है? वो रिस्क टेकर्स होते हैं, रिस्क टेकर, रिस्क लेते हैं, जो कि रिस्क ज़हीन है, आप रिस्क नहीं लेते, कंपैरेटिव एडवांटेज कभी नहीं मिलेगा। लेकिन एवरेज माइंड है, रिस्क लेते हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। अब एक और बता रहा हूं, एक रिस्क टेकिंग, एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लीडर्स में। दूसरी डायनामिक कैपेबिलिटी, सिचुएशन के लिहाज से अपनी स्ट्रेटजी को, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, स्टेटस को के नहीं रहते। ये स्टेटस को का अपोजिट है कि यार जहां कहीं चेंज नजर आया फौरन ही उसको अडॉप्ट कर लिया। यही फर्क सैमसंग में और नोकिया में, ठीक है। डायनामिक कैपेबिलिटी, नोकिया में क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी? डायनामिक कैपेबिलिटी नहीं थी। कह रहा डायनामिक नॉलेज था, कॉर्पोरेट नॉलेज था उनका। डायनामिक कैपेबिलिटी रेफर टू बिजनेस एबिलिटी टू अडॉप्ट, इनोवेट एंड रिन्यू टू रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंस इन रिस्पांस टू रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। अब देखें, अब फर्ज कीजिए कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, अब इसके बाद जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी जो है वो आ रही है, हर सेक्टर को अफेक्ट कर रही है। कुछ लोग, कुछ प्रोफेशनल इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, कुछ अभी अडॉप्ट नहीं कर रहे, जो अर्ली अडॉप्ट कर रहे हैं। हालांकि अभी वो एस्टेब्लिश हो रही है, अभी उसके केसेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं, लेकिन जो लोग साथ साथ, क्या लॉन्ग रन में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल नहीं कर पाएंगे? ये कौन सी एबिलिटी? डायनामिक कैपेबिलिटी। एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, अपने आप को चेंज करो। ये नहीं कि ये हमारी इस वक्त स्ट्रेटजी सही चल रही है तो हमेशा सही चलती रहेगी, ऐसे नहीं है। वो एक डायग्राम के जरिए से समझाते हैं कि चेंज कब करना चाहिए खुद को। चेंज
कब करना चाहिए खुद को? ये कंपनी का समझ लीजिए सेल्स, दो पॉइंट्स दे रहा हूं आपको, आपने बताना है कंपनी को चेंज कब करना चाहिए, पॉइंट ए पे या पॉइंट बी पे। ए पे चेंज करना चाहिए या बी पे? बी पे। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो चेंज को पहले से परसीव कर लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं मार्केट में करीब चेंज आने वाला है, क्योंकि कोई भी चेंज सडनली नहीं आता, उससे पहले मार्केट में नर्व्स कुछ इस तरह के बनने शुरू हो जाते हैं। ये लोग पहले सिचुएशन को भांप लेते हैं और हालांकि पीक पे होते हैं लेकिन अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर लेते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर। और ये लोग पहले देखते हैं, ये रिएक्टिव, ये प्रोएक्टिव अप्रोच है, ये रिएक्टिव अप्रोच है। मार्केट में जब तबाही फिर जाती है ना, फिर इन्हें होश आता है कि हमने भी स्ट्रेटजी चेंज कर दें। ठीक है, आप वो एक क्रिकेटर थे, वो कोई यंग एज में कोई रिटायर हो गए, तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप क्यों इतनी जल्दी क्यों रिटायर हो गए? उन्होंने जुमला बोला, मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा रिटायर उस वक्त होना चाहिए जब लोग आपसे पूछें आप क्यों रिटायर हो रहे हैं, उस वक्त नहीं जब लोग पूछे क्यों रिटायर नहीं हो रहे हैं। तो ये वो लोग हैं ये जो ये कहते हैं कि जब लोग कहना शुरू करेंगे ना क्यों रिटायर, फिर रिटायर होंगे, वरना चलाते रहे काम। ये कौन लोग हैं जो पीक पे फैसला करते हैं चेंज का? मुश्किल होता है थोड़ा, इसके लिए पहले से आपको हालात का जायजा लेना पड़ता है मार्केट में चेंजेस का, लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज इन्हीं लोगों के हिस्से में आता है। क्लियर? स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी का, सॉरी डायनामिक कैपेबिलिटी का कंसेप्ट समझ आया? बस डायनामिक क्या कह रहा है? इनोवेट कर, सिचुएशन के लिहाज से चेंज करे। जब मार्केट में चेंज आ रहा हो, स्ट्रेटजीज को चेंज कर दे, यू टर्न पे यू टर्न मारे। पहले स्ट्रेटजी कुछ और थी, अब स्ट्रेटजी कुछ और है। भाई सर्कमस्टेंसेस चेंज हो तो अपना फैसला चेंज करने में, अपना अप्रोच चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आप भी करते हैं सेशन के स्टार्ट में 4 सब्जेक्ट की प्लानिंग, रिजल्ट के बाद 3 की, और फिर महीना पहले 2 की प्लानिंग। डायनामिक कैपेबिलिटी, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है स्ट्रेटजी चेंज करते रहते हैं, ऐसे ही होता है। दूसरी चीज कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी क्या स्ट्रेटजी कैपेबिलिटी के लिए? कॉस्ट एफिशिएंसी क्या है? कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब क्या मिनिमम कॉस्ट है? नहीं, ये उसका एक एस्पेक्ट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं। कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब क्या है वैसे? कम कॉस्ट होना। कॉस्ट कम कैसे होती है? 2 तरीकों से। एक आपने पहले पढ़ा हुआ है, एक नहीं पढ़ा हुआ। एक है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक है इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब क्या है? आपने जो भी चीजें मैन्युफैक्चर करनी है किस कॉस्ट पे करनी है? हाई कॉस्ट पे के लो कॉस्ट पे? लो कॉस्ट पे। हाई पे के लो पे? लो पे। लो कॉस्ट एफिशिएंसी हासिल करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एक है इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। स्केल आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं ना, तो आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, पर यूनिट कॉस्ट। इससे कॉस्ट कम होती है। ठीक है, वो शाम को हम जाते हैं वो दोस्तों के साथ, जरा 2 आप ब्रोस्ट खाते हैं आज, हैं ब्रोस्ट खाने के लिए गए। वहां पे देखा वो उसने अपना क्या बोलते हैं उसको, दुम्बा नहीं, कोलो, तंदूर में सारा तवा, जो उसका तवा नहीं, वो जो गहरा सा होता है यार, क्या होता है? हाँ, पतीली कह लें उसको, बड़ा सा पतीला है, उसमें तेल उसने सारा पता नहीं जिस जानवर का भी होता है इस करके रख दिया। और फिर उसके बाद अगर वो एक एक चरगा उठाए और रोस्ट करता रहे, एक ऑप्शन ये है। इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है। इकोनॉमी ऑफ स्केल कब आएंगे? जब वो 8-10 चरगे उठा के एक, क्योंकि देखिए वो टाइम तो उतना ही लगना है, ठीक है, ऑयल तो उतना ही, लेकिन अगर ज्यादा प्रोडक्शन की क्वांटिटी ज्यादा कर देंगे तो एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। अब बताएं अलग अलग में एवरेज कॉस्ट कम आएगी कि इकट्ठा में? ये है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। प्रोडक्शन की क्वांटिटी ज्यादा होना,
इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या है? नंबर ऑफ प्रोडक्ट से ज्यादा होना, क्वांटिटी ज्यादा होना, ये क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और प्रोडक्ट ज्यादा होना है। हमने कहा हमारे को फ्राइज भी चाहिए, उसने कहा सर अभी फ्राइज है, उसने फ्राइज वो भी उसी में डाल दिए। नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे ही करते हैं हमारे घर के गरीब वाला तो ऐसे ही करता है। नहीं होता, वो जाए उसको वो करके दिखाएगा आपको होता है कि नहीं होता, वो सब कुछ कर देते हैं। तो ये क्या, चले वो नहीं करते, लेकिन भाई मैकडोनल्ड वाले तो कर देते हैं ना, वो तो सारे करते हैं, अगले दिन भी यूज होता है। चिकन की बात कर रहे हैं, एक और मुर्गी कर दो, उसने ड्रम में दूसरी भी फेंक दी, ये तो भी प्राइस वाली। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो इकोनॉमी ऑफ स्कोप समझ आया, स्केल और स्कोप में फर्क समझ आया। इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या, एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस में क्वांटिटी ज्यादा कर देना। इकोनॉमी ऑफ स्कोप क्या है, एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस में मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है उनको यूज करना। आपने कॉस्ट काउंटिंग में भी ये कंसेप्ट पढ़ा होगा, बाई प्रोडक्ट का। बाई प्रोडक्ट क्या होता है? बाई प्रोडक्ट बेसिकली मेन प्रोडक्ट ही होती है कि उससे अलग होती है कोई, उससे अलग हो, लेकिन वो एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरती है। तो बताइए आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है कि नहीं? बाई प्रोडक्ट को अलग से बनाया, उसको बेचा, उसको अदर इनकम आई, उससे आपकी कॉस्ट कम हो गई। वे इकोनॉमीज ऑफ, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमी ऑफ स्कोप में फर्क समझ आया? क्या समझ आया? चरगे के ऊपर चरगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, चरगे के साथ प्राइस। आगे चले तीसरी एग्जांपल, कॉर्पोरेट नॉलेज। कॉर्पोरेट नॉलेज क्या है? सिंपल, नाम से ही जाहिर है, ऐसा नॉलेज जो कंपनी में ऑपरेशंस के दौरान काम करते हुए, बिजनेस करते हुए किसी काम आए, यूजफुल हो। हर वो नॉलेज, टिप, फार्मूला, उसे क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट नॉलेज। ठीक है, यह है क्या कॉर्पोरेट, क्या कैसे डिफाइन करता है उसको? कह रहे कॉर्पोरेट नॉलेज मीन एक्सपीरियंस, नॉलेज, मैनेजमेंट स्किल्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन possesses. It comes from experience in industry, knowledge that employees have, management of people, encouraging creativity and new ideas, management of information system, IT system. Corporate knowledge is hard for competitors to imitate. Therefore, it results in core competence. एक मिनट ठहर जाएं, ये सारी चीजें IS इंफॉर्मेशन सिस्टम, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नहीं, मुझे एक अजीब एहसास हुआ इसको पढ़ते पढ़ते। आपको एहसास हुआ है? नो सर, कोई अजीब एहसास? फिर से पढ़ते हैं, आपको डिजावू फील होगा, ऐसे लगेगा जैसे ये पहले कहीं पढ़ चुके हैं, है ना? तो अब जरा देखिए, अब कॉर्पोरेट नॉलेज मीन्स एक्सपीरियंस, नॉलेज, मैनेजमेंट स्किल्स that an organization possesses. It comes from experience in industry, experience, knowledge that implies knowledge, implies experience, expertise, training, employees, management of people, कल रिसोर्सेज एंड कंपिटेंस में कोई एम्प्लॉइज की बात नहीं हुई थी, ह्यूमन रिसोर्स में ये उससे मिलती जुलती नहीं है, क्योंकि आपको बताया था और फिर एंड पे उसने कह भी दिया इट रिजल्ट्स इन कोर कंपिटेंस। इसका मतलब है ये कंसेप्ट इनडायरेक्टली रिसोर्सेज एंड कंपिटेंस से डील करता है। ठीक है, ये आपको एक तरह से उसने पता है क्या बताया है, ये यूनिक रिसोर्सेज और कोर कंपिटेंस की एग्जांपल दे दी है उसने, एक तरह से नाम क्या दे दिया इसको, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी का। एग्जाम में उम्मीद है, चांसेस हैं, हाईली प्रोबेबल कि वो आपको ये स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज के नाम से कंसेप्ट नहीं पूछेगा, बल्कि इन तीन में से डायनामिक कैपेबिलिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉर्पोरेट नॉलेज, इनमें से किसी एक को दे के आपसे पूछिए एग्जांपल या उसके कंसेप्ट को कहेगा एलैबोरेट कर दीजिए, तो कर देंगे। कॉर्पोरेट नॉलेज पता है क्या है? और अगर कहे डिफरेंस बताइए, ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप का बता देंगे।
डायनामिक कैपेबिलिटी, चलिए ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, पक्का? ये ग्राफ क्या प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई बिल्कुल हो सकता है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।